हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 6 एवोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एवोल्यूशन का कि एवोल्यूशन जो हुआ, ठीक है, इसकी हमको कैसे जानकारी मिली कि कैसे एवोल्यूशन हुआ, क्या प्रूफ है, ठीक है, कि एवोल्यूशन हुआ और हम इस धरती पे कहाँ से आए, कैसे आए, ये धरती कैसे बनी। तो ये सब चीजें ऐसा है कि हम अलग अलग पढ़ते तो हैं, देखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे जो फिजिक्स के लोग थे और उन्होंने एक थ्योरी दी कि भाई बिग बैंग थ्योरी दी कि अर्थ कैसे बनी होगी। फिर केमिस्ट अपना पढ़ रहे थे कि भाई ये जो हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं ये किस तरीके से बने होंगे, कैसे होंगे। वहीं बायोलॉजिस्ट पढ़ रहे थे कि लाइफ कैसे शुरू हुई होगी, कहाँ से शुरू हुई होगी, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, फिर सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर कैसे हुए होंगे और इतने सारे डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स कैसे बने हुए होंगे। कोई पानी में रहता है, कोई आसमान में उड़ता है, कोई धरती पे रहता है, सबका बिल्कुल डिफरेंट मेटाबॉलिज्म और लेकिन सबके सब जिंदा है। चींटी से लेके हाथी तक इतना वेरिएशन कैसे है। तो सब लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट थे सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाद में सबको एक्चुअली में समझ में आया कि जब तक हम एक दूसरे की फाइंडिंग्स को समझेंगे नहीं तब तक हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो जो भी कुछ हमने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में जब हमने जो भी अभी तक खोजा और उन सबको आपस में मिक्स किया, आपस में एक दूसरे की नॉलेज को शेयर किया, तब हमें ज्यादा बेहतर समझ में आई चीजें कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और कैसे हुआ था। और इन सब की एक कलेक्टिव नॉलेज को हमने टर्म दिया एवोल्यूशन का, कि ये जो धरती है ये कैसे बनी और इस धरती के ऊपर ऑर्गेनिजम्स कैसे आने शुरू हुए होंगे। इन सब की नॉलेज इन तीनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ही हमें पूरी सही तरीके से मिल पाई है और आगे भी हम बहुत कुछ ढूंढना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं। तो कैसे शुरू हुआ हम इस वीडियो में समझेंगे कि एवोल्यूशन कैसे हुआ और अभी भी कैसे हो रहा है। इसकी जानकारी हमें किस किस टेक्निक से मिलती रही है और आगे कैसे कैसे हम और जानकारी इस सब्जेक्ट के बारे में जुटा सकते हैं। सो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पता करते हैं कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं धरती के ऊपर वो कैसे इवॉल्व हुए होंगे शुरुआत से, पहला ऑर्गेनिज्म से लेके अभी तक जितने डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं उन सबका जन्म कैसे हुआ होगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है क्या? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मीन्स जो एनिमल एंड प्लांट्स है उसको हम फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, ठीक है। सो फ्लोरा एंड फौना that have occurred over millions of years on earth, we must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of earth। तो हम अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म्स की स्टडी तभी बेहतर कर पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली अर्थ का जो है ओरिजिन कैसे हुआ था। इस न केवल अर्थ का बल्कि पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, तो हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि एग्जैक्टली एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। सो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रूड एंड कंजेक्टर्ड थ्योरीज। तो जितने भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं अभी तक एवोल्यूशन के बारे में कि ऐसे हुआ होगा, किसी ने कहा ऐसे हुआ होगा, किसी ने कहा वैसे हुआ होगा, बड़े सारे थ्योरीज दी गई इसके बारे में। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी, लेकिन बहुत सारी हाइपोथेसिस के बीच में बहुत सारी बीच बीच में फाइंडिंग्स भी आती गई, जो कि बहुत सारी हाइपोथेसिस में दो चार हाइपोथेसिस को जो है हम कह सकते हैं कि साइंटिफिकली एविडेंस के साथ उन हाइपोथेसिस को सपोर्ट मिला और हम बहुत सारी हाइपोथेसिस में से दो चार हाइपोथेसिस को लेके अब आगे बढ़ रहे हैं और हमें यकीन है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो वो हाइपोथेसिस क्या है वो हम देखते हैं। So what follows is the longest of all the construed and conjectured theories. This is the story of origin of life and evolution of life forms
or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. तो हम बैकग्राउंड में पूरे यूनिवर्स के एवोल्यूशन और अर्थ का एवोल्यूशन और अर्थ के लाइफ फॉर्म्स, अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन, इन तीनों को ही साइड बाय साइड पढ़ते चलेंगे, तभी हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि अर्थ के ऊपर लाइफ शुरू कैसे हुई। बिना अर्थ को जाने, बिना अर्थ के ओरिजिन को समझे, बिना यूनिवर्स के ओरिजिन को समझे हम लाइफ फॉर्म्स का अर्थ के ऊपर ओरिजिन कैसे समझ पाएंगे, इसलिए वो भी जानना बहुत जरूरी है। So origin of life, when we look at stars on a clear night sky, we are in a way looking back in time. कैसे? Stellar distances are measured in light years. जो हम जैसे हम धरती पे हैं, हमें बहुत सारे तारे और ग्रह दिखाई देते हैं आसमान में रात में, तो वो जो डिस्टेंस है हम इसको लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। तो लाइट ईयर क्या होता है? एक यूनिट है, लाइट डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस जो है लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड से लाइट चलती है। एक साल में, 1 ईयर में लाइट जितनी दूरी चलती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो ये जो स्टार्स हैं जो हमें आसमान में दिखते हैं, ये पृथ्वी से बहुत दूर है, तो उनकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कई सारे लाइट ईयर्स लगते हैं। यानी कि जो लाइट हमें अभी दिख रही है वो उस तारे से बहुत पहले चली होगी, तब आज हमें दिख रही है। तो इसीलिए कह रहा है कि इन अ वे वी आर लुकिंग बैक इन टाइम, हम पास्ट में देख रहे हैं, बिकॉज स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. अब जाके हमारी आंखों में वो उसकी रोशनी पड़ रही, तो हमें देख रहे हैं, बट वो लाइट जो हमें दिख रही है वो एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले चली होगी, क्योंकि वो तारे हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है। सो however when we see objects in our immediate surrounding we see them instantly, जबकि हम अपने अगल बगल चीजें देखते हैं तो बिल्कुल उसी वक्त दिखते हैं, and hence in the present time therefore when we see stars we apparently are peeping into the past. The origin of life is considered a unique event in the history of universe. The universe is vast, जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, अभी भी हम नहीं पता कर पाए कि कितना वास्ट है। सो रिलेटिवली स्पीकिंग, अगर हम तुलना करके देखें कि कितना वास्ट है, तो रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। जो अर्थ है इस यूनिवर्स का, इस यूनिवर्स में अर्थ की जो स्थिति वो एक धूल के कण के बराबर, स्पेक मतलब धूल का कण, एक कण है, एक बस धूल का एक कण जितना होता है वैसे अर्थ है इस यूनिवर्स में, इतना बड़ा यूनिवर्स है हमारा। सो द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, जो यूनिवर्स है हमारा बहुत पुराना भी है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड हो सकता है, इतना अनुमान लगाया गया है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। सो गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। कंसिडरिंग, अब ये सारी नॉलेज हमें बड़े सारे मिशंस के थ्रू मिली है, जो हम यूनिवर्स में और बाहर जो है भेजते हैं, अपने जो भी सैटेलाइट्स भेजते हैं उनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन हमको मिली है। सो कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक, तो भाई इतना बड़ा यूनिवर्स, उसके सामने तो अर्थ एक धूल का कण ही है। सो द बिग बैंग थ्योरी, एक थ्योरी दी गई थी इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या हुआ होगा, यूनिवर्स कैसे बना होगा। तो ये बहुत ही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड और पॉपुलर थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। सो द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इस थ्योरी में यूनिवर्स के ओरिजिन की बात कही गई थी। इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। इसमें कहा गया कि एक गैस का गुब्बारा था, ठीक है, बहुत बड़ा, और उस गैस के गुब्बारे में अचानक से एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने से ये सारा का सारा यूनिवर्स बना, और अब ये यूनिवर्स फैल रहा है, दूर जा रहा है, हर एक चीज एक दूसरे से दूर जा रही है और फैलती जा रही है।
तो ये बिग बैंग थ्योरी का मानना है इस तरीके से। सो द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। तो जब ब्लास्ट हुआ था तो उस पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था और अब धीरे धीरे चीजें दूर जा रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं, तो ये कूल डाउन हो रहा है। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम्स लेटर। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है वो अर्थ के ऊपर थोड़े दिनों बाद बनी, जब थोड़ा अर्थ का टेम्परेचर ठंडा हुआ। तो द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सप्लोजन से डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज बनी, उनमें कई बार डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेटल्स गए और उनमें ग्रेविटी जो है आई। ठीक है, जैसे अर्थ के पास ग्रेविटी है तो बहुत सारी चीजें ग्रेविटी की वजह से, जैसे कि एयर जो है वो ग्रेविटी की वजह से उन सरफेसेस के ऊपर ट्रैप हो गई और गैसेस के ट्रैप होने से उनका एक एटमॉस्फेयर बना। ठीक है, सो द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है, हम मिल्की वे, हमारा जो गैलेक्सी जिसमें अर्थ है, इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और in the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. Earth का formation 4.5 billion years back ही हुआ है. So there was no atmosphere on Earth. अर्ली अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, मतलब कोई गैसेस नहीं थी. वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस. ठीक है, तो पिघलता हुआ लावा था, आग का गोला था अर्थ. स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता है कि जब ये यूनिवर्स का एक्सप्लोजन हुआ होगा तो अर्थ जो है वो एक आग का गोला था. धीरे धीरे जो ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद उसमें वाटर वेपर बना, मीथेन बना, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस रिलीज हुई होंगी उस मॉल्टन मास से. ठीक है, so the UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen. तो UV rays जो सन से आती हैं उनके एक्सपोजर से जो वाटर है उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ब्रेक हुए होंगे. एंड द लाइटर हाइड्रोजन गैस escaped. और जो हाइड्रोजन गैस है वो क्योंकि लाइट वेट में थी तो वो escape कर गई होगी. Oxygen combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide and others. तो इस तरीके से यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस पे, हाई टेम्परेचर पे ये सारी चीजें हो रही होंगी. सो द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म. और इस तरीके से ओजोन लेयर भी बनी होगी. एज इट कूल्ड, जैसे जैसे अर्थ ठंडी होती गई, द वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशंस. तो इस तरीके से जो गड्ढे थे, क्रेटर्स थे, वॉल्केनोस एरप्शंस थे, ये जो क्रिएट हुए थे, इन गड्ढों में पानी भरा और ओशंस का फॉर्मेशन हुआ. सो लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. अर्थ के फॉर्मेशन के बाद जो है 500 मिलियन ईयर्स के बाद जो है लाइफ आई अर्थ के ऊपर, ऐसा अनुमान लगाया जाता है. दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक. डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस. बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो अर्थ के ऊपर लाइफ है वो आउटर स्पेस से आई है, मतलब किसी और ग्रह से हम लोग यहाँ आ गए हैं. ठीक है, सो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड. अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ. उनका ऐसा मानना था, रिलीजियस बिलीफ था कि सारे प्लैनेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ लाइफ फॉर्म्स गए और अर्थ के ऊपर हमको भेजा गया है. ठीक है, so panspermia is still a favorite idea for some astronomers. For a long time it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like straw. कुछ लोग मानते थे कि सड़े गले चीजों से लाइफ आती है. तो हम देखते हैं ना, गोबर है या कोई चीज सड़ रही है उसमें से कीड़े आने लगते हैं, तो हमें लगता है इन्हीं गोबर से. या कई लोग मानते हैं कि जो फायर फ्लाई है, जो ये जुगनू है, वो गोबर से पैदा होता है, पर वो गोबर से पैदा नहीं होता है, पर ऐसा देखने में लगता है. तो इस बात को डिस्प्रूव करने के लिए, गलत साबित करने के लिए कई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी किए और उससे पता लगा कि नहीं, जो लाइफ फॉर्म्स है वो इन चीजों से नहीं आती है, ये पहले से रहता है. ठीक है, सो ही शो दैट इन फॉर ठीक है, तो रॉटिंग मैटर से आता है, स्ट्रॉ एंड मड ईटीसी. दिस वाज
द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसी को हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी कहते हैं कि गोबर से, मिट्टी से, गंदगी से, रॉटन चीजों से चीजें आ जाती हैं, तो इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा जाता था। लेकिन इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया किसने? लुइस पास्चर ने। बहुत ही इनका जो है फंडामेंटल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आता है, ऐसे नहीं आता। वो टाइम अलग था जब पहली बार कोई लाइफ फॉर्म अपने आप बना। पर अब के समय में जब पहले मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजों से मिलकर लाइफ फॉर्म बना, उस वक्त का जो हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, मतलब उसमें हाइड्रोजन ज्यादा था। अब क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया है, तो न्यू लाइफ फॉर्म्स का अब बनना नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए अब के समय में ये कहना कि मड से, मिट्टी से न्यू लाइफ फॉर्म्स आते हैं, ये गलत है। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली। इस समय हमारा एटमॉस्फेयर अब ऑक्सीडाइजिंग है। सो लुइस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि लाइफ कम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो ही शोड, अपने इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, ही शोड दैट इन प्री स्टेलाइज्ड फ्लास्क, इन्होंने प्री स्टेलाइज्ड फ्लास्क लिए, life did not came from killed yeast, while in another flask open to air new living organism arose from killed yeast। तो किल्ड यीस्ट से नए फॉर्म्स आ गए जो खुला रखा था, और जिसको बंद करके रखा था उसमें से नहीं आए। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में भी, हवा में भी बड़े सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि खुली हुई चीजों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और वहां ग्रो करते हैं। तो हमें लगता है वो गंदगी में से ये ग्रो होके आया है ऑर्गेनिज्म, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो सील्ड था, जो एयर के कांटेक्ट में नहीं था, उसमें से तो कुछ भी नहीं होगा। इट मीन्स कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई। सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। However, this did not answer how the first life form came on earth। तो ये तो पता चल गया कि भाई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आता, पर पहली बार लाइफ कैसे आया था ये अभी भी नहीं पता चला है हमें। ठीक है, सो ओपरेन ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड, दो साइंटिस्ट थे, ओपरेन एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड, proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules, example RNA, प्रोटीन एंड etc। तो आरएनए, डीएनए ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन्हीं से हमारी बॉडी बनी है। तो ये जो डीएनए और आरएनए है, जब इनकी सिंथेसिस का तरीका पता चला, जब हमने इनको एनालाइज किया कि ये डीएनए किससे बना है, आरएनए किससे बना है, तो हमें पता चला कि डीएनए और आरएनए तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर ही है ना। तो उनको लगा कि इन्हीं चीजों से अगर हमारी बॉडी बनी है, और तो ये कैसे बने होंगे, ये बने होंगे उसके बाद ही हमारी बॉडी या जो है ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है वो बना होगा।